सुनो नहीं सर, बट द डे आफ्टर टुमारो इज विल बी ब्यूटीफुल। मेनू का तो सबसे बड़ा बात है स्टेबल होना चाहिए। जब पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगा, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय आरके पॉडकास्ट। जो आज का हमारा गेस्ट है, वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड अमित पटेल। कैसे हो भाई सर? ठीक है सर, ठीक है। और अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ इंट्रोडक्शन दो ना। हेलो, आई एम अमित पटेल और मैं अभी फिलहाल में लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और फिलहाल उसी में लगा हूँ और अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहा है बस। ओके, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल करूंगा कि इससे पिछले वाला जो पॉडकास्ट था ना हमारा, उसमें आपका भाई आया था और बोला था कि मेरे बड़े भाई मेरे लिए फर्स्ट पिलर है। तो आपको क्या लगता है? क्या है कि दरअसल देखिए, कोई भी भाई बोलेगा, मतलब आपका भी हो गया चाहे मेरा भी हो गया, हर एक का भाई और छोटा भाई हो गया चाहे बड़ा भाई, लाइफ में तो इम्पोर्टेंट होता है। अब वो कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए, आपने भी अनुभव किया है, कोई घर बनता है तो उसका सबसे पहले क्या हमें तैयार करना पड़ता है, उसका एक फाउंडेशन होता है जो हम मतलब साधारण भाषा में उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, बीम पिलर बोलते हैं। उसके बाद जो बनाते हैं पिलर, बहुत सारे पिलर होते हैं, तो वो सब वैसा ही है भाई बहन का। अगर भाई के साथ अगर भाई देगा, छोटा भाई हो या बड़ा हो, तो काम करने में आसान हो जाता है, स्ट्रेस लेस हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। कोई भी काम होता है, मुश्किल तो होता है, लेकिन उतना भी कहने तो मतलब है कि बोझ नहीं है, कहने में मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में बोला जाए तो एक छोटा भाई कम उम्र में है और बोल दे कि मेरे लिए मेरा बड़ा भाई फर्स्ट पिलर है घर का, जैसा ही मेरा लाइफ के लिए है, तब लगता है ना कि भाई इतना कम उम्र में कैसे पहचानता। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा भाई अपने अपने घर झगड़ा गाली गलौज होता है, लेकिन इतने कम उम्र में आपने बड़े भाई को पिलर बोल देना, ये तो होता है ना भाई। कुछ अपने आपने देखा होगा, चाहे अपने में। तो क्या है कि फैमिली के इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है, आप कौन सी फैमिली में कितना मतलब संस्कार दिए हो। जैसे मैंने ही हो गया, मैंने कभी भी उसे नहीं कहा है कि मतलब ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, हमेशा गाइड करो आप। वही हाँ, वो भी वही बात बोल रहा था कि भाई ने मेरा, उसको पता है कब क्या मुझे गाइड करना है, वो बोला था उस टाइम में, उस एपिसोड में बोला था। लेकिन मैं बोल तो आप बड़े भाई के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो आपने निभाया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अनुसार या जो भाई ने बोला था उसके हिसाब से। और देखिए, इसके अतिरिक्त क्या बात है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है ना, वो घर का बड़ा हो या छोटा हो, उसको समझाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद अनुभव नहीं करता है, वो नहीं समझ पाता। कहने से, बोलने से या सुनने से कुछ नहीं होता। उसमें आपको उतरना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मीनिंग आपको समझ आता है। बिना एक्सपीरियंस के लिए कुछ नहीं, बिना एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। मैं यही कहूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि ये पाली का जो 12th के एग्जाम है, ये पाली बहुत रिजल्ट होता है ना, इधर उधर हुआ है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि इतना रिजल्ट खराब होने के कारण आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस अनुसार, जैसे कि कम टाइम होने के कारण, एक कि दूसरा बोला जाए तो स्टूडेंट की लापरवाही, आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? देखिए, इसमें बात क्या है कि रिजल्ट तो हर एक साल, विगत के भी कुछ सालों में खराब भी हुआ है, बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन ये सब होने का असली रीजन में मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, दो रीजन देना चाहूंगा कि हम लोग ब्लेम एक आदमी को नहीं कर सकते, दोनों के ऊपर जाएगा, स्टूडेंट का भी है, एजुकेशन सिस्टम का भी है। अब वो कैसा है कि इसमें जो हम लोग दोष दे सकते हैं ना, दोनों का दोष दे सकते हैं, दोनों का होगा भी। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम जो है, तो हम दोनों को दोष नहीं दे सकते, उसका कमी कमजोरी बता सकते हैं, क्योंकि दोष कहना सर गलत होगा। अब कमी कमजोरी कैसा है, स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो आजकल की ये ट्रेंड हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के जितना बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट जो है तो सोशल मीडिया में ज्यादा इंटरेक्ट है,
और उसके भी दो साइड्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव अब किसके पे निर्भर करता है कि कौन ज्यादा पॉजिटिव साइड मतलब अपनाता है, कौन नेगेटिव साइड अपनाता है। क्योंकि कई बहुत भी स्टूडेंट है जो पॉजिटिव साइड भी अपना करके ऑनलाइन क्लासेस हो गया, यूट्यूब से एजुकेशन सिस्टम हो गया, अपना पढ़ाई पे बढ़िया साफ चल रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भी। और एजुकेशन सिस्टम पे मैं क्या बोल सकता हूँ टिकटॉक वो हो गया। जैसे फाइनेंशियली उन लोगों को मेजर कंसर्न हो सकता है, पैसा नहीं होगा, बजट का कमी होगा, उस पर ज्यादा खर्च करने का, निकासा करने का। और उसके बाद क्या हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, मानव संसाधन किस तरह से व्यवस्थापन किया है। जैसे पेपर चेकिंग का बात हुआ था कि इतने शॉर्ट टाइम में पेपर चेकिंग हुआ है, तो ऑफकोर्स उनके साथ कोई प्रेशर हो गया, प्रेशर होगा, गलतियां हुई होगी, ये बात कहने की नहीं हुई, गलतियां हुई है। अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। बस इतने से बात है। क्योंकि मेरे टाइम में भी 10 क्लास के जो एग्जाम होता है 10th का, उसके भी 3 महीना लगता है। ऑलमोस्ट 12 का जो रिजल्ट आता है लगभग 5 महीना लगता है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। लेकिन ये 35 दिन रिजल्ट आना, उसमें भी बहुत टाइट हुआ है, या जितने भी स्टाफ लगाओ थोड़े थोड़े प्रेशर पड़ा है। और जो ई पढ़ के स्टूडेंट को वाट लगा है ना भाई, मैं क्या बताऊं यार, हर एक स्टूडेंट आज के टाइम में यार बोला जाए तो फुल स्टॉप लग चुका है। वो एनजी लगा हो या पूरा 5 सब्जेक्ट में लगा हो या जितने भी लगा हो, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे लोग। लेकिन जो वाट लगा है ना स्टूडेंट का, मैं एक्सपीरियंस कर सकता, क्योंकि उस टाइम में भी मैं काठमांडू में था। काठमांडू के जो स्टूडेंट को वाट लगा था ना, उन लोग बात करने के तरीके से, वो कुछ भी रीजन वो दिया था, मेरे भी थोड़ा भी डाउट हुआ था कि जैसे कि इतना कम टाइम में क्यों हुआ, और भी थोड़ा टाइम लेते और भी अच्छा तरह से प्रोसेस करते। लेकिन ठीक है, अब सिस्टम है तो है, क्या करा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि आपके हिसाब से जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार से जो बोला जाए तो सोशल लाइफ वर्सेस एजुकेशन लाइफ में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है? दोनों ऐसा लाइफ है, दोनों में हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। कॉलेज लाइफ, एजुकेशन लाइफ हो या फिर हमारा रियल लाइफ हो, दोनों में हम सीखते जरूर हैं। आदमी छोटा जन्म से ही और बुढ़ाता है तब तक सीखता ही है। सिखाई है ना, वो एक प्रोसेस है जो आदमी सीखता ही रहता है। तो कॉलेज लाइफ में क्या है, अथवा मेरे कहने का मतलब एजुकेशन लाइफ है, उसमें कुछ लिमिटेड रहता है सीखने के लिए। जैसे कि हमारा होता है ना सिलेबस एक किस्म का, एग्जाम में हम लोग को सिलेबस दिया जाता है कि इतना पढ़ के आना, एग्जाम में उसमें से आया है। तो वैसा ही होता है, किताबी दुनिया में हम जितना दिया होता है उतना ही सीखते हैं और सिखाते हैं। बट रियल लाइफ क्या है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम जितना भी सीखे वो कम है, और भी सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं, रियलाइज होता है और रिसर्च करते रहते हैं उसमें। अब आप ये भी देख सकते हैं कि सिखाई का कोई उम्र नहीं होता है। हम भी अभी सीख ही रहते हैं और बुढ़ापे में लोग भी सीखते ही रहेंगे। ये डिफरेंस ये है। मान लो भाई कि आपके हिसाब से बोला जाए तो एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है एक जिंदगी के लिए, हर किसी के लिए? एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले के विगत के समय में जो होता था, एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। पहले के लोग क्या करते थे, मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, और होता है ना जो बहुत कम उम्र में शादी हो जाता था, वो सब में एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आज के युग जो है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, एजुकेशन चाहिए। और आज के जनरेशन का मतलब वैसा ढल चुके हैं इस मतलब आदत में कि एजुकेशन चाहिए। आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सब हर एक फैकल्टी में बोला जाए तो टेक्नोलॉजी प्लस एजुकेशन चाहिए। क्योंकि एजुकेशन का मतलब यही है, ये सब का जो है ना, बुझने के लिए, समझने के लिए आपको ये चाहिए। ये एजुकेशन से क्या होता है कि हमें नई नई चीजें सीखने को मिलता है, और एक बार नहीं सीख रहे इसको, लाइफ लॉन्ग आप सीखते ही रहोगे। आपके हिसाब से एजुकेशन लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक किसी की लाइफ में एजुकेशन होना ही चाहिए, कम भी नहीं वैसे 10 होना चाहिए। कोई भी हो, क्यों ना हो, कहीं से भी हो, 10 तो पास होना ही चाहिए। क्योंकि 10 पास होने के बाद बहुत मिलता है ना, कि जितना भी घर ऐसे अवस्था कमजोर हो मतलब नहीं, लेकिन 10th पास कर लो भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। ठीक है, लेट्स सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि काम छोटा बड़ा होता है कि नहीं?
मेरे हिसाब से देखिए क्या है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा है, क्योंकि हर एवरी जॉब हैज इट्स ओन वैल्यू. सबैको आफ्नो आफ्नो महत्व छ, मर्यादा छ. ओके जस्तै यसलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, किनभने ठुलो काम छ, अभियसली त्यसमा बढी इन्भेस्ट भएको होला, पैसा फाइनेन्सियली इन्भेस्ट भएको होला, पैसा लागेको होला, यसको सेटअप ठुलो होला. तर छोटो काम जो छ, जस्तै मान्छे पनि मजदुरी नै गरिरहेको छ, अनि एउटा बिजनेसम्यान छ, त्यसको करोडौँको इन्कम छ, इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यसलाई हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ. त्यसैले भन्छ यसले हामी काम छोटा या बडा भन्न सक्दैनौँ. हरेक आफ्नो मतलब काम छ नि आफ्नो ठाउँमा त्यसको महत्व छ. अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु कि जब चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियंस अनुसार मैं मानना चाहूँ कि काम छोटा बड़ा होता है. वो मैं बोलूंगा तो सामने वाला भी गाली देगा और हर एक कोई गाली देगा, लेकिन मैं वो नहीं चाहता कि मैं बड़ा से बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ. लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो परसेप्शन है आपके अनुसार से क्या कहता है वो सही. क्योंकि जो मैं आज तक मैं जो देखा हूँ ना लाइफ में या जो भी एक्सपीरियंस करा हूँ, काम छोटा बड़ा होता है. क्योंकि मान लो कि फर्क बोला जाए तो साइकिल मैकेनिक और बाइक मैकेनिक में देखो, काम ही है, मैकेनिक ही है, लेकिन उसका सैलरी देखो बाइक की सैलरी मैकेनिक का ये छोटा हो गया. और दूसरा का तो ऐसा मैं बताऊंगा कि बाइक का मैकेनिक हो गया या कार का मैकेनिक हो गया, देखो जहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वहाँ ज्यादा सैलरी होगा, और जहाँ कम है तो कम है. एक बार दूसरा का बात बोला जाए तो एक मजदूरी को बोले ना आपने, एक मजदूरी को बोला जाए तो उसमें 600 रुपया है. मान लो आप कोई भी काम करो अलग अलग होता है. एक टीचर का, प्राइवेट टीचर का सैलरी कम होता है तो सरकारी टीचर भी ज्यादा होता है. टीचर का काम ही टीचर है, लेकिन बोला जाए तो हर एक काम छोटा बड़ा होता है. और मैं ये भी प्रूफ कर लूंगा कि जो काम से आपको पेट पलता है, जो फैमिली चलता है, वो काम छोटा नहीं होता है. समझते हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ. अब सुनो, इसमें क्या है कि मैंने कहा काम छोटा बड़ा नहीं है, आपने कहा होता है, तो मेरे कहने का मतलब यह था कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. जैसे कि कोई लेबर है, उसका 600 दिन का है, वो कमा के उसी में अपना गुजारा करेगा, उसी में उसका चल जाएगा. लेकिन जो बिजनेसमैन है, उसका अगर लाखों का इनकम है, तो वो लाख का इनकम में भी उसका नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है. क्योंकि लाख का जो इनकम है, हो सकता है उसका लाख में एक्सपेंडिचर खर्च होता है. यही है. हाँ, कहने का मतलब ये छोटा बड़ा है, ठीक है, मानता हूँ, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, काम मर्यादित होना चाहिए. कोई भी काम कर रहा है उसको मतलब इज्जत मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट. मेरे कहने का मतलब रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ. लोग अक्सर बोलते हैं ना, कि मैं अक्सर सुना हूँ कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है. लोग बोलते हैं ना, वो डिफरेंस जो डिफाइन लोग करे हैं ना, भाई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं वही क्लियर करना चाहते, काम छोटा बड़ा होता है मेरे एक्सपीरियंस अनुसार. मैं वही बोला कि ये नहीं बोला कि उसे डिसरिस्पेक्ट करो, उसे रिस्पेक्ट करो, नहीं. लेकिन ऐसा होता है कि आने वाले समय में जो होगा ना, कब क्या करना चाहिए उसको पता होना चाहिए. हमारी बात कौन मानेगी नहीं मानेगा अलग बात है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अनुसार ठीक है. ओवरऑल यही कहने का मतलब है. अब फाइनेंशियली तो छोटा बड़ा हो ही जाएगा. अब किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा, तो उसमें तो आदमी तो कम में नहीं चाहेगा कि और मैं बढ़िया. एक दूसरे का बात क्या है कि फाइनेंशियल तो जो बोला ना आपने सैलरी के बाद, वो है, लेकिन दूसरे रिस्पेक्ट वही नजर से देखा जाता है. मान लीजिए एक गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, ऑफिस के बाद बोलो, एक सिक्योरिटी गार्ड को देख लेना, आज जो बिल्डिंग का काम करता है कंपनी, उसे रिस्पेक्ट देता है. काम ही है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से लोग भी रिस्पेक्ट देते हैं, सैलरी देते हैं. आपको सिक्योरिटी गार्ड में जितने भी उम्र को आप एक्सपीरियंस हो, उससे कोई मतलब नहीं, देख के जज करने के बाद ही होता है. ठीक है, तो वही है, तो मर्यादा होना चाहिए आदमी. ह्यूमैनिटी कायम होना चाहिए. जब ह्यूमैनिटी हो जाएगा तो आपने जिसे कहा कि पोजीशन अनुसार रिस्पेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वो मैनेजर को छोड़ के गार्ड को भी रिस्पेक्ट मिलता है. मैनेजर से ज्यादा गार्ड को रिस्पेक्ट होता है, मिलता है. लेकिन 100 में 2% 5% करे वो भी अच्छा नहीं है. लेकिन जो 5% करने वाले का बिजनेस ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है. लेकिन जो नहीं करते हैं ना, इनके लेवल थोड़ा डाउन होता है. और ये बात बोल दो कि जहाँ भी बिजनेस डाउन होता है ना, जब ग्रोथ जब डाउन होता है, तो सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से एक ही होता है, वो मतलब उधर का स्टाफ जो बानी वाला कस्टमर से नहीं मिला पाता है, या कंपनी होता है नहीं अपडेट नहीं कर पाया आपको. 2 रीजन है, लेकिन मेन रीजन बोला जाए तो यही है. तो वही होगा, क्योंकि जो कंपनी का रन करने का जो काम है स्टाफ भी है. भला मालिक उसका ओनर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, लेकिन उसमें दिन रात काम करने वाले उसका जो गोल है हासिल करने में तो 90%
ये शादी आपके का यहाँ पे होता है। उन्हीं लोगों का काम करना होता, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अपने पर्सनल लाइफ को अलग साइड करके जो अपना प्रोफेशनल लाइफ है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके ओवरऑल कंपनी का फायदा हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है। बस ओके ओके ओके, लेट्स नेक्स्ट टॉपिक। आपके हिसाब से आने वाला समय में जो बोला जाए तो बेरोजगारी कंट्रोल होगा कि बढ़ता जाएगा? अब डिपेंड है कि गवर्नमेंट पॉलिसी पे, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, कैसा चल रहा है। अब आप यही एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे देश का जो स्थिरता है, फाइनेंशियल हो या पॉलिटिकल हो, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता। नहीं रहता है। स्टेबल होना चाहिए ना। जैसे आप यूएसए को देख लो, चाइना को देख लो, वो लोग ऐसा ग्रोथ कर रहे हैं चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चल रहा। वो लोग गवर्नमेंट है जो 5 साल के नीचे ढलता भी नहीं। तो सबसे बड़ा बात है स्टेबल होना चाहिए। जब पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी, क्या हर एक चीज में ग्रोथ होना शुरू कर देगा। आपको क्या लगता है इसे हो सकता है? हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, रियल लाइफ में हो सकता है। बहुत रियल लाइफ में हमने देखा है कितने कितने देश का जो दुनिया के जो मतलब क्या बोल जाते हैं रिच कंट्रीज है, आप यूएसए को ले लो, चाइना को ले लो, इंडिया को भी ले लो। इंडिया का पहले का हालत इतना बुरा था कि उसका अभी भी इकोनॉमिक मतलब जीडीपी उसका नहीं, जीडीपी उसका बढ़िया है, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना, रोजगारी दर हो गया, हेल्थ केयर में जो दर हो गया, एजुकेशन दर हो गया, वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही मिलेगा उसके जनसंख्या के हिसाब से। भले ही जीडीपी बहुत ज्यादा है, हमने देखा है कि 4वां के 5वां नंबर पर आ जाए, सॉरी टू सर, नहीं है 4 के 5 नंबर पर आ जाए वर्ल्ड पे। जीडीपी बड़ा होने से कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब है, विकास का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे को ग्रोथ करो। विकास का मतलब होता है रोजगारी कैसे, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेल्थ केयर का अवस्था कैसा है ना, जो लाइफ स्टाइल जो भी है, सरकार के लिविंग स्टैंडर्ड कहता है लोगों का, पर कैपिटा इनकम जो होता है, हर एक जनता खुशी रहे, सब आसान भाषा बोला जाता है, समृद्ध रहे, वो अवस्था कैसा है उस पर भर करता है। अब मैं क्या बोला चाहता कि मुझे नहीं लगता भाई कि आने वाला समय में कि बेरोजगारी कम होने वाला है। हो सकता है। मेरा देखने का तरीका जो इमेजिनेशन में करता हूँ ना, जैसे कि मान लो कि हर एक साल 10th लड़का बच्चा जो होता है पास होता है, फिर पास होने के बाद बहुत मान लो कि ना 50% बच्चा तो लोक सेवा तैयारी करता है, 50% बच्चा कॉलेज आता है, लेकिन फिर 12th पास होने के बाद उसमें से 50% बच्चा मान लो या 30% बच्चा लोक सेवा तैयारी करता है। वैसे मान लो 30% बच्चा या इधर उधर पढ़ाई करा तो करा, नहीं तो काम अपने आप जब लग जाता है। हर एक किसी को किस्मत में नहीं होता है, लेकिन जो बच्चा हर एक पर ईयर बोला जाए 60% बच्चा तैयारी करता है लोक सेवा का, और सीट कितना आता है पर ईयर? बहुत आता होगा, हजारों में आता होगा, ठीक है। वैसे ही पर ईयर बढ़े तो मान लो 100 में 90% बच्चा बेरोजगार होता जाता है पर ईयर। अब आने वाला मान लो 50 साल बाद बोला जाए तो कि जैसे कि हर एक बच्चे की शादी होगा ही होगा, उनको भी बच्चे होंगे, जनसंख्या वृद्धि होगा, और जब वृद्धि होगा तो रोजगारी का महंगाई जब ज्यादा होगा, जब ज्यादा होने पर उससे बेरोजगारी बढ़ता जाएगा। अब जितने भी फैक्ट्री लगाओ, जितने भी कर लो, उतना नहीं जो मिल पाएगा मेरे हिसाब से, मेरे देखने नजरिया के हिसाब से, क्योंकि वो होने ही वाला है। और मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, जो अब हमारी आगे प्रोग्रेस चलेगा ना, उसके लिए मैं बताऊंगा क्यों होगा, किस लिए होगा, आगे मैं शेयर करूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या है कि सबसे बड़ा रीजन जो है ना, क्यों 12th पर स्टूडेंट सब गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, कोई बैठ जाता है, डिग्री मात्र पेपर में सीमित रहता है। और रीजन ये है कि गवर्नमेंट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, कोई रोजगारी का अपॉर्चुनिटी सृजन ही नहीं करता। अब मतलब स्टूडेंट के मन में ये होता है कि 12th पढ़ गया तो मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करूंगा, अथवा कोई प्राइवेट काम करना, तो प्राइवेट में तो फॉरेन चला जाऊंगा काम करने। तो गवर्नमेंट में अब हमारा नेपाल या इंडिया के दोनों का हालत सेम है। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा मजाक बना के रखिए वो तो है भाई, कोई बात नहीं है भाई इसमें। ये बात भी बोल दूं कि गवर्नमेंट के हिसाब से बोला जाता है ना
किताब भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, सरकारी स्कूल भी है, फिर भी 10th पास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। वो अपना पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम हो गया या फैमिली प्रॉब्लम हो गया, वो है तो है, उसे मतलब नहीं है, लेकिन है तो है, अब क्या बोल सकते हैं। अब आप जैसे कि चाइना का भी देख सकते हैं, वो क्या पे निर्भर रहता है कि छोटा से छोटा बच्चा होगा ना, उसका स्किल जिसमें अच्छा है, परफेक्शन है उसका, उसमें लगा देगा। हमारे यहाँ क्या है कि होता है ना, रटू तोता बोला जाता है, रटते रहो मतलब रटो, उसी में रटो, एग्जाम दो, पास होगा तभी तुम्हारा वैल्यू है। वैसा ही है। मोस्ट पीपल क्या है कि थियोरेटिकल प्रैक्टिस पर बेस होता है, थ्योरी में ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल हमारे यहाँ नहीं है। और देश में देखें प्रैक्टिकल ज्यादा फोकस है। वही बोला कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि बेरोजगारी नहीं कंट्रोल होगा। इसके बाद मैं जो बोलने वाला हूँ ना, जो आगे के पॉडकास्ट में, जो अलग लेवल का होगा, क्योंकि और भी इजी तरीके से मैं समझा पाऊंगी कि मैं क्यों बोला ऐसा। ये नहीं कि मैं जो मान लगे वो बोल दिया, लेकिन मेरा इमेजिनेशन है, मेरा सोच है। अब हो ना हो वाला की बात है, लेकिन ये मेरा सोच है। और आपका क्या सोच है, आप लोग क्या सोच है, इसमें तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये होगा ही होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के समय में टेक्नोलॉजी का महत्व कितना है? टेक्नोलॉजी आज के समय में तो आ, मतलब क्या बोलो, आई एम स्पीचलेस, ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया इतना मॉडर्न हो गया है। हर एक काम में आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पर बेस होना पड़ेगा। पहले का क्या होता है कि पेपर पे ही सब कुछ सीमित था, पेपर पे काम होता था। आजकल पेपरलेस काम हो गया है, कोई भी जॉब हो या काम हो डिजिटल रूप से हो गया है। हो गया। आप अभी देख सकते हैं, हम लोग 5-6 वर्ष पहले ये मतलब ये ई सेवा, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये क्या था मत कुछ पता नहीं पता। हम गोजी में पैसे लेकर घूमते थे, कैश भोगते थे। लेकिन आजकल कोई भी नॉर्मल भी ट्रांजेक्शन करना पड़े, पेमेंट करते थे, ऑनलाइन पेमेंट हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप जान सकते हैं टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है। और आजकल के जो युग है ज्यादा रिसर्च पर बेस्ड है, फोकस्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना मतलब और देश कितने मतलब अंतरिक्ष में जाके अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से बहुत ज्यादा इनको दिखाना। और दूसरा बात ये हो गई, टेक्नोलॉजी होने के कारण भी कुछ फायदा है और थोड़ा बहुत नुकसान भी है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत नुकसान है, क्योंकि अब सामने वाला कैसे इस्तेमाल करता है वो भी डिपेंड करता है। लेकिन हमारे ये सिखाने वाला कोई नहीं कि टेक्नोलॉजी के ऐसा सीखो, ऐसा करो, किसी को पता नहीं है भाई। अब बात मान लो कि अब हम मुझे ही बात कर लो, चाहे आपकी बात कर लो, सिखाने वाला कोई नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के तो फायदा तो है, उसके बाद नुकसान भी बहुत है। अब क्या करें, यूटिलाइज तो करना पड़ेगा। नुकसान होते हुए हम जानते हैं, लेकिन फायदा उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में तो हम सबको हमारे अर्थ के लिए बेटर फ्यूचर चाहिए, तो उसके लिए करना पड़ेगा। हालांकि उसका कॉन्सिक्वेंस बाद में जाकर कैसा होगा हम सब जानते हैं, इसलिए। लेट्स सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि आज के समय में इलोन मस्क हर कोई जानता है, हर कोई दिखता है कि इलोन मस्क है कौन। लेकिन आपको क्या लगता है कि इलोन मस्क आने वाला समय में मंगल ग्रह का क्यों भगवान बोला जाएगा? आपको लगता है ऐसा? हाँ, सर कह सकते हैं भगवान। अब जैसे कि भगवान का दर्जा बहुत ही मतलब ह्यूमन को ही दिया गया है इस दुनिया में। हमारे भगवान राम जैसे इंसान थे, लेकिन उनके कर्मों के वजह से उनका भगवान का दर्जा दिया। तो वैसा ही है। अब भगवान से भी बढ़िया क्या कर सकते हो, एज अ ही इज बीइंग अ बिजनेसमैन, उहाँलाई एउटा सफल बिजनेसमैन मतलब कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने रियलाइज किया इलन मस्क को, तो मतलब बंदा ऐसा है कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ विजुअलाइजेशन उसके बहुत तगड़ा है। ऑफकोर्स रिस्क लेने में कोही पछाडि नहीं होता। एउटा इङ्ग्लिसमा के भन्छ त्यो एउटा कोट छ, मैले पनि एउटा धेरै फेमस के भन्छ मलाई पोडकास्टबाट सिकेको छु। एन्ड द थिङ इज कि कीप वेटिंग योर टाइम विल कम। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कीप वेटिंग योर टाइम विल कम, आपका टाइम आ सकता है? No, it's wrong. Your time is not coming. Okay. The magical moment we need doesn't exist. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लाइफ में क्या कहते हैं, छोड़ दे,
जो होना होगा वो हो जाएगा। किस्मत के भरोसे मैजिक सा होगा, अपने आप हो जाएगा। अब उसके भरोसे बैठे तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। बट द थिंग इज, मतलब बात यह है कि इफ यू हैवंट डन एनीथिंग फॉर द लास्ट 30 डेज, और या चाहे आप 20 दिन पहले ही कर सकते हो, 10 दिन पहले, मतलब आप कोई भी ऐसा काम आपने गोल निर्धारण किया है, पिछले 30 दिनों में नहीं किया है, उसके ऊपर काम नहीं किया, प्लान नहीं किया है, या 10 दिन पिछले 10 दिन में नहीं किया है, 5 दिन में नहीं किया है, तो आप ये भी उम्मीद न रखें कि आने वाला 30 दिन में, 20 दिन में या 10 दिन में हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास वही तो टाइम लिमिटेड है। और इलन मस्क जो है वो क्या है कि टाइम का बहुत पंक्चुअल आदमी है, रिस्क लेने में कोई भी पीछे नहीं होगा। उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रीडिंग बुक, आप जब बुक रीडिंग करते हैं तो यूनिवर्सिटी से भी बढ़िया आपको नॉलेज मिलता है, ये सब नहीं मानता, और मैं रियलाइज भी किया। तो वही, जैसे कि ये आने वाला समय में कि इलन मस्क को मंगल ग्रह के लिए बहुत प्रोजेक्ट बना चुके हैं वो। आने वाला समय में वहां पर लोग जाएंगे, वो तो किसी ने रोक भी नहीं सकता। रोकेगा कौन? जो भगवान हम मानते हो कि हमारा जो पृथ्वी का है नेचुरल बोला जाए तो 5 तत्व हो गया। कोई भी सांस्कृतिक रूप में है, सांस्कृतिक रूप में जो भी किताब में लिखा है कि ये होने से पहले इलोन मस्क कर दिए तो वह तो ठीक है, नहीं करे तो जाएगा। लेकिन एक ना एक तो पृथ्वी जाने ही वाला है। एक बात बोल दूं, मैं क्यों बोला कि इलोन मस्क सर को कि आने वाला समय में उसको गॉड के नाम को बोला जाएगा, क्योंकि कोई आज तक नहीं जहां तक वहां तक पूछ सके हैं कि कोई पूछ सकता है मंगल ग्रह पर कि उनके पास समझेंगे पूरा मंगल ग्रह ही आने वाला टाइम उनके ही होगा। जब उनके होंगे तो सब कुछ तो भगवान के सब कुछ तो होता है ना। मान लो कि आज के समय में कि ईवी कार हो गया, ड्राइवरलेस कार हो गया, किस लिए बन रहा है? पृथ्वी के लिए तो बन नहीं रहा। उनके पास एक में क्या देखा होंगे, एक फोन आने वाला है, हाल ही में रिलीज होगा कि जैसे सैटेलाइट से चलेगा, तो ये सिम कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। सैटेलाइट से क्यों बनाया गया है? अब सोचो कोई गाड़ी, अब ईवी से भी कोई सोचा था कि ईवी से भी गाड़ी चल सकता है चार्जिंग करके, कि जो बोला जाता है कि पेट्रोल डीजल जो चलने वाला गाड़ी, जो कोई से बोल दो कि ईवी से चलेगी गाड़ी, कोई मजाक लगता था। और आज के समय में देखो, लेकिन ड्राइवरलेस कार बनने के कारण या सोलर सिस्टम ही आने वाला टाइम बनेगा, जैसे कि सोलर सिस्टम है कि जो बोला जाता है सूर्य से चार्ज होकर चलेगा, एक दूसरे की गाड़ी चलते चलते गाड़ी चार्ज होगा, क्योंकि जाते टाइम में पर भी वहां पर कुछ सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम लगेगा वहां पर, इसीलिए सब ये बनाया जा रहा है। और आने वाला समय में बोला ना, जिनके पास जितने भी पैसा हो, जितने भी कुछ भी क्यों ना हो, इलोन मस्क डिसाइड करेगा कौन वहां जाएगा। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 20% को लोग लेके जाएंगे वहां पर। वैसा ही है। आप देख सकते हैं रिसेंट के टाइम में जो उनका जो जैसे नेटवर्क के बाद आ रहा है, जब भी मतलब अपडेट आया था उनका नेटवर्क बढ़ता ही जाता है। दुनिया के आज के टाइम में नंबर 1, बिलियन में छोड़िए, ट्रिलियन में चल गए उनका जो नेटवर्क है, ट्रिलियन में। अब क्यों है? क्योंकि उनके पास एक चीज ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस। अब एक मैं आपको बोलना भी चाहूंगा कोर्स, जैसे कि कोर्स है कि कॉन्फिडेंस जो है डजंट कम फ्रॉम सक्सेस। अगर आप सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया। सक्सेस आदमी हो जाता है, उसको मतलब सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्ट हो गए। कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस जब आता है जब ऐसा काम आप कर रहे हो जबकि लगा आपको कि उसमें आप फेल होने वाला हो, फिर भी आप खड़े हो गए, रियलाइज हो कि आप गिव अप कर रहे हो, फिर भी सोचे कि नहीं, इसको नहीं करूंगा। सो ऐसा है कि द पीरियड ऑफ गिविंग अप, एक ऐसा पीरियड जो आप गिव अप कर रहे हो और उसमें आपको लगे कि मैं नहीं, गिर गया और अपने फिर उड़ गए आप, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अगर जो वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, कुछ भी कर सकते आदमी। और ये बात ये इमेजिनेशन करो कि जैसे आने वाला समय में शाहरुख खान सर हो गया और दूसरा कि हमारा अंबानी सर हो गया, कोई भी हो, कौन वहां पर जाएगा? आज न कल तो पृथ्वी खत्म होगा ही होगा, हर एक किसी को पता है। लेकिन वहां पर लेके जाएंगे इलोन मस्क, लेकिन वो डिसाइड कर सकते कि किसको लेता हूँ, किसे छोड़ू। उसी टाइम में पैसा कुछ काम नहीं लगेगा, क्योंकि आने वाला समय भाई जिनके पास 5,000 करोड़ रुपए होंगे ना, तो उस टाइम में भी गरीब रहेंगे। और जितने आज के टाइम में गरीब है ना, जो कमजोर है,
लोग उसी को मार के खाएंगे। ऐसा ही है। क्योंकि जो भी कमजोर बंदा होगा ना भाई, उस टाइम पर तू मेरा बेटा है, तू मेरा भाई, वो नहीं देखा जाएगा। तो उसके मैं मार के खाऊंगा, मुझे भूख लगा है। इसका रीजन क्या है? बेरोजगारी। मैं बोला ना आगे वाला बोलूंगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, बढ़े तो घर द्वार फैक्ट्री वैक्ट्री सब तो चाहिए, लेकिन जब खाने पीने कम चाप बढ़ेगा तो लोग खाएंगे क्या? अमीर अमीर तो लोग तो खरीद के खा सकते हैं, लेकिन गरीब क्या खाएगा? गरीब एक दूसरे मारे खाएगा, अमीर को लुटेगा दिन दहाड़े। जितने आज के में जितने गन्स हो गया, जितने वेपन हो गया, कब कमाएगा? उसी को लुटा जाएगा, उसी को मारा जाएगा। ये सब होने के बाद भी लास्ट पर दो ऑप्शन होगा कि इलोन मस्क सेटल हो जाए, आदमी अलग चला जाए, क्योंकि आदमी में भी जनसंख्या बढ़ाना ना भाई। जो प्राणी है ह्यूमन बींग्स जो बढ़ाना है, तो दूसरा जाना पड़ेगा अंतरिक्ष में, मंगल ग्रह पर, या कि पृथ्वी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं जहां तक देखता हूँ, बेरोजगारी बहुत इतना ले डूबेगा ना भाई कि हद से ज्यादा। अब ये कोई भी देश कितना भी कंट्रोल कर ले, बढ़िया सिस्टम लगा ले, एक दिन ऐसा आएगा कि जो जनसंख्या के साथ एकदम चरम सीमा पर चला जाएगा। इतना ज्यादा रेट उसका बढ़ जाएगा कि मतलब रोजगारी का भी, शिक्षा का भी, सब कुछ फेल होने लगेगा। उसका मतलब क्या बोलते हैं कि सीटें की अभाव पड़ने लगेगी, सब कम लगने लगेगा। और ये तो कॉमन से बात हो गया, कॉमन से बात है। एक न एक दिन जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है, जो बना है वो तो बिगड़ेगा। वही तो मैं बात बोलूँ कि आज से पहले एक मैं वीडियो में डाला हूँ कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ कैसा होना चाहिए। मैं एक वीडियो बना के डाला हूँ कि भले ही लोग नहीं समझते मैं क्या बोला हूँ, लेकिन आज भी क्लियर कर दूंगी। बोला था कि जहां से शुरू हुआ था ना, वही पे खत्म होगा। देखो, जंगल से हम मानुष लोग जितने भी है, लोग भी जितने भी है, ह्यूमन बींग्स जो बने ना जंगल से, आज वहीं पे जाकर खत्म होगा। क्योंकि एक दूसरे को उस टाइम भी मारे खाते थे और आज भी मारे के खाएंगे, लेकिन इनके पास जो आने वाले टाइम मारे खाएंगे ना भाई, उनको पास भी टाइम नहीं रहेगा कि चलो पकाया खाए, नहीं रहेगा। जहां मिलो वही मारो, वहीं पर खाओ। ये नहीं रहेगा कि 2 घंटे बाद क्या होगा। अभी देखो क्या होने वाला, मेरे हिसाब से जो मैं जहां तक देखता हूँ। वही आपके हिसाब से लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है, अभी हम आप अभी जैसे कि जिंदा है वर्तमान में, तो हमारा बहुत ज्यादा मतलब आवश्यकता है, नीड है। तो इस अनुसार से लाइफ को हम बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से बिताना चाहते हैं। लेकिन जो लाइफ जो है ना, एक ना एक दिन जीरो पर जाएगा। जहाँ से आया वही तो खत्म होगा। बस उसी को लाइफ चाहते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि जिंदगी ऐसा होना चाहिए, सक्सेस का मतलब ये है, लोग बोलते हैं। मैं भी जिया हूँ, क्योंकि यार मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो छोटा 12 से 12 आदमी तक नहीं मिला हूँ, आपको पता है। लेकिन मैं जो बोला ना, लाइफ जहाँ से जन्म होता है वहीं पे खत्म होता है, मृत्यु भी होता है। बात है एक और भी बात बोला था कि इसकी पृथ्वी जहाँ शुरू होता है ना, अंधकार से शुरू होता है, अंधकार में मिलेगा। ये ऑफकोर्स ये होने ही वाला है। अलग की बात है, लोग समझे ना समझे, आने वाला टाइम लोग समझेंगे। लेकिन आज के समय में हमारे जैसे लोग बोल सकते हैं, ये सब सोच सकते हैं, सोचे क्या कर सकते हैं, हो ना हो, लेकिन ये होना ही वाला भाई। वो खास कर बेसी टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, लगभग ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 50 साल बाद ये होगा ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, फ्यूचर की बात है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सोचो कि जब हमारा जन्म हुआ था, उस टाइम पर टेलीफोन किसी किसी घर में था, सादा टीवी किसी घर में होता था। लेकिन 20 साल बाद क्या क्या नहीं मिला, रॉकेट से लेकर, हेलीकॉप्टर से लेकर, स्मार्टफोन से लेकर, हर एक चीज कुछ मिल चुका है। समझिए आज इतना स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी होने के बाद 50 साल बाद क्या होगा। इसी को तो बोलते हैं इवोल्यूशन। कोई भी चीज है ना, जैसे कि आप जानते हैं परिवर्तन संसार का न्याय है, परिवर्तन होता ही रहता है। इवोल्यूशन जैसे कि आज से आप कह सकते हैं कितने साल बाद, 100 से 700 साल बाद जो आदमी कितने बैकवर्ड में थे, जंगल में बसे थे, फल फूल खाते थे, मतलब कोई भी इवोल्यूशन नहीं था। लेकिन आजकल कितने ज्यादा चेंजेस हो चुका है, बदलाव हो चुका है। अब आज आने वाले 10-15 साल में जो हम चांद पे जाते हैं, वो एकदम मतलब ना आसान हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आजकल बहुत ज्यादा खर्च होता है रॉकेट ले जाने में, कई बार तो मिशन फेल हो जाता है। लेकिन आने वाले 10-12 साल में हो सकता है ऐसा फॉर्मूला आएगा कि एकदम आसान हो जाएगा। लाइट ईयर का भी फॉर्मूला मिल जाएगा मजे से। अब बस आने वाले समय में सब कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो बोला जाए, तो आज के समय में
टेक्नोलॉजी होना भी जरूरी है, क्योंकि जहाँ शुरू हुआ था ना भाई, कुछ करने के लिए चाहिए कुछ करने के लिए। हाँ, जो कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। जहाँ विकास है वहाँ विनाश है, विनाश है, विकास होगा तो एक ना एक दिन विनाश होगा ही। लेट्स सी। अब दूसरा, अब मैं क्या आपसे क्या बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आप मान लो कि आज के जो समय के जो बच्चा है, हम बोल सकते हैं हम जितने हमारे लेवल के जितने लोग हैं, नेक्स्ट जनरेशन के हैं, सॉरी लास्ट जनरेशन इन द सोसाइटी बोला जा सकता है। कहने का मतलब कि सोसाइटी के साथ जो हम लोग देखते हैं और जो आने वाला बच्चा जो देखता है, कितना डिफरेंस। जैसे कि हम लोग अभी तक किसी के साथ, हमारे टाइम में जब बच्चा थे तो गुच्चा खेले जाते, कोई डांट देता था, मार देता था, घर जाओ रे बोल देता, लेकिन आज टाइम में नहीं। अब देखिए ऐसा है कि अभी के पिछले 4-5 साल में आप देखो सोशल मीडिया का क्रेज इतना ज्यादा तेजी से फैला है कि पहले का जो खेल होते थे फिजिकली एंड मेंटली के, वो सब गायब होते हुए देख सकते हैं। सब हर एक चीज, हर एक काम, हर एक गेम सब टेक्नोलॉजी पे आ गया है। सोशल मीडिया होने के बाद डिजिटलाइज हो गया, सब आदमी घर बैठे ही कर सकते हैं। लूडो खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, सब मोबाइल खेलो। उसके लिए अब लोगों को ज्यादा फिजिकली अपने आप पर ध्यान देना, काम करना सोच में नहीं आ रहा है, इसलिए सब चीजें होती है। तो आई होप, मतलब आई कैन रिलेट कि यो सबसे बड़ा कि हमारा जो भी है हमारा लास्ट जनरेशन हो सकता है, क्योंकि हम तो लोग तो फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बैट बॉल तो वही हो गया, बिच्चा हो गया, लट्टू हो गया, हम सब खेले। लेकिन आज की जो जनरेशन के बच्चा है, पबजी दो, फ्री फायर दो, ऑनलाइन गेमिंग दो, एक्सपर्ट है भाई। क्योंकि हम लोग तो नहीं हो पाए, लेकिन वो लोग है। लेकिन भाई ठीक है, तो जो भी है, लेकिन मान लो कि आने वाले समय में जितना हम लोग टेक्नोलॉजी पर आधारित होकर एआई बना रहे हैं, ठीक है, जो भी एआई बना रहे हैं, तो आने वाला टाइम में भी और आज के टाइम में भी जितने प्रोफेशनल लोग होंगे जो गूगल में काम करते हुए रहेंगे, या कोई भी यार मान लो फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी एप्लीकेशन काम करते हैं, उनको भी एक ना एक दिन बेरोजगार होना पड़ेगा, क्योंकि एआई सब करेगा। जब एआई का प्रोफेशनल लोग को वर्क लगेगा, तो हमारे नॉर्मल एजुकेशन या नॉन एजुकेशन को कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब क्या लगता है, हो सकता है वो ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आज के समय में आप एआई का रिवोल्यूशन जो देखे हैं कितना तेजी से फैल रहा है। ऑफ कोर्स आजकल हर एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है एआई का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और अभी तो फिलहाल में ऐसा भी न्यूज सुनने में आया था कि जो गूगल कंपनी है, उसने अपने क्या बोलता है 30 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया है। क्योंकि एआई ने काम को आसान कर दिया है। क्योंकि एआई ने ही वो सब काम कर देते हैं, तो आदमी का जरूरत ही नहीं पड़ता। आदमी एआई बनाया, एआई आदमी हटा दिया, तो आज के रोबोट भी देख लो एआई जैसे ही है। क्योंकि थोड़ा बहुत जो हम फिल्म देखते हैं या कुछ भी है, आज के समय तो रोबोट है भाई, वो भी काम करता है। जैसे मैकेनिकल फील्ड में भी वो है रोबोट ही काम करता है। प्रोग्रामिंग कर दो, ये करना है तो ये करेगा, अब नहीं बोला पड़ेगा ये करो वो करो, किसे करो नहीं करो, बोला ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा आने वाला समय में। तो आपके हिसाब से बोला जाए तो होता है ना कभी कि डिमोटिवेट आदमी हो जाता है पढ़ते पढ़ते या काम करते करते, ये अपने आप को कम बैक कराना या अपने आप को मोटिवेशन देना, आप क्या करते हो? इस बात को मैं अब बढ़िया से समझा सकता हूँ कि क्या है कि हम लोग कितने मोटिवेशन सुने अपनी लाइफ में। कोई जैसे क्लास में पढ़े तो कोई ना कोई टीचर या कोई आउटसाइडर आकर दिया होगा, मोटिवेट किया है विभिन्न टॉपिक पर। और उस समय क्या होता है कि हम ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं कि लगता है कि जो हमारा डिफाइंड गोल है वो अभी कर लो, ऐसा मोटिवेट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो सब गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता। क्योंकि आप क्या होता है कि रियल लाइफ में आप घुल मिल जाते हो, तो सब बहुत फायदा है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मोटिवेट होना है ना, खुद से हो, आपके काम से हो। क्योंकि जब आप सेल्फ मोटिवेट होंगे ना, तो बार बार मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम जो है ना, अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हो तो मैं क्या करूंगा, कितने करना चाहिए, कैसा प्लान होना चाहिए, उस अनुसार से आप मुझे क्या करना चाहिए या टारगेट क्या है, ये सबसे अपने आप गाइड कैसे कर सकते हैं, इतना बोला जा सकता है। और इंग्लिश में कैसे बनाई छ, यू डोंट हैव टू हैव मोर टाइम बट यू जस्ट हैव टू फ्यूअर एक्सक्यूजेस। इसको मतलब क्या हो कि
धेरैजना भन्छन् कि मसँग टाइम छैन रे, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। वो बात गलत है। आपके पास टाइम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास बहाने बहुत ज्यादा है। हाँ, डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपको बहाने को एडजस्ट कर दो, कम कर दो, आपके पास टाइम नहीं है, वैसा कहने का मतलब है। तो ये डीमोटिवेट जो शब्द है ना, मैं तो यही कहूंगा, मोटिवेट होने का जरूरत ही नहीं है। ऑन द स्पॉट जो आपका माइंड में प्लान हो रहा है, उसके ऊपर काम कर दो बस। डिमोटिवेट आने और समय जो भी है, डिमोटिवेट वैसा कोई कुछ नहीं है। मोटिवेशन अगर आप लोग मोटिवेशन होगा तो कुछ देर के लिए रहेगा, लाइफ लॉन्ग तक नहीं रहेगा। लेकिन आप एक प्रोसेस को पकड़ लोगे ना, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये बात बोल दूं कि जैसे कि कभी ना कभी आदमी कुछ में हारता है, वो लाइफ हो, गेम हो या कुछ भी। गेम तो नॉर्मल चीज है, आज हारता है तो कल जीत जाता है। लेकिन लाइफ में कभी होता है ना, कुछ करो उसके बाद हारने के बाद कुछ फीलिंग होता है ना, कैसा फीलिंग होता है। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात, छोटा छोटा कितनी हार हुई होगी हमारे लाइफ, और वो सबका अफसोस हुआ होगा। तो ऐसा होता रहता है। आदमी तो मतलब कहते हैं कि कुछ गलत करके ही तो सीखता है। तो हार तो जरूरी है। जब आप हार नहीं करोगे तो आपकी गलतियां नहीं समझ आएगी। जब गलतियां समझ लाएगी तब आप नया कुछ कर सकते हो। लेकिन होता है ना, लोग तो बोल देते हैं चलो जब होता है जब अच्छे के लिए होता है। हारने के बाद आप भी बोलेंगे, हारने के बाद तो अभी तो सीखेंगे, तो अभी तो जीतेंगे। लेकिन जब हारते हो या कभी होता है जब कुछ होता है, तो जिसके साथ होता है ना उसी को पता चलता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों हारा। उस टाइम में जो फटती ना भाई, अच्छा, उसी के दर्द होता है कितना फट रहा है। अच्छा, तो ये बात सुनने के बाद मैं आपको भी और हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ जैसे कि एक मतलब बिजनेसमैन है, फेमस बिजनेसमैन चाइना के, उनका नाम है जैक मा। आप नाम से तो रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, लेकिन उनका एक प्लेटफॉर्म है Alibaba.com, सुने हो? इसे तो आप पहचान जाओगे। हमारा तो सब तो कॉमन बात हो गया बात करने की। आपके लिए है कि नहीं वो तो नहीं पता, हमारी तो सब नॉर्मल बात है। उन्होंने क्या कहा था कि चाइना में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की सेमिनार थी, उसमें जाके उन्होंने क्या कहा था कि टुडे इज डिफिकल्ट, जुन आजको वर्तमान समय त यो कठिन छ, सबैलाई थाहा छ। हामीले जस्तै कि म एज अ स्टुडेन्ट पढिरहेको छु, कठिन छ। तपाईँ काम गर्नु भइरहेछ अथवा केही कन्टेन्ट नै बनाउनु भइरहेछ, बिजनेस नै गर्नु भइरहेछ, कठिन छ, त्यो भन्न मिल्छ। बट टुमोरो विल बी इभन मोर डिफिकल्ट, जुन भोलि आउनेछ त्यो योभन्दा पनि कठिन हुने नै छ। बट द डे आफ्टर टुमोरो विल बी ब्युटिफुल। भन्नुको जुन पर्सि जुन आउने छ, वो हुनसक्छ कि एउटा तपाईँको सक्सेसको दिन हुन सकोस्। बट द रियल थिङ इज मोस्ट पिपल डाई टुमोरो इभन। जस्तै भोलि धेरै कठिन छ, पर्सि के छ, एउटा सक्सेसको डे छ, तर केही पिपल के गर्छन् कि पर्सिको मर्निङमा सक्सेस हुन्छ अनि भोलि साँझमा नै उनीहरू गिभ अप गरिदिन्छ। भन्नुको अर्थ मैले भन्नु खोजेको के कुरा है, उनीहरू त्यो गेममा टिक्न सक्दैन। अलिकति आफूले पेसेन्स राखेर पुस गरिदिए भए मर्निङमा उनीहरू केवल सक्सेस भयो। तो यसैले उहाँले भन्नुभएको छ, टुडे इज डिफिकल्ट, टुमोरो विल बी मच मोर डिफिकल्ट, योभन्दा पनि बट द डे आफ्टर टुमोरो यानी पर्सि विल बी ब्युटिफुल। तपाईँको सक्सेसको दिन हुन सक्छ। एक्चुअली मैं भी यही बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैं बोला ना कि हारने के बाद फटती है, चाहे कभी हारते तो कोई कोई ऐसा फील हुआ है, मैं हंसने हुए बोलता, क्योंकि मैं इतना बार हारा हूं ना भाई, मुझे पता है कि गिव अप करने से अच्छा है भाई, चलो फिर ट्राई कर ले। खाली होकर गेम खेलने से अच्छा है कि चलो भाई जो खाली है भाई, ठीक है ये मेरा प्रोफेशनल है, मैं मैकेनिक हूँ, प्रोफेशनल है, मैं काम करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो काम नहीं है मेरे पास, चलो कुछ रुकने से कि कुछ कर लूँ वाला, कुछ तो था होगा, कुछ तो मैं सीखूंगा ना बोल के कुछ तो करूँ, ये मेरा सोच है। लेकिन मान लो कि ऐसा कभी मन हुआ कि मन करे कि अकेला हूँ या कहीं पर हूँ, खूब मन से रोने का मन लगा, बहुत रोने का मन लगा है, तो कभी ऐसे हुआ है मेरे पास? मेरे साथ तो कैसा है कि वैसा तो नहीं हुआ। मतलब क्या है कि मैं जो है ना कंसिस्टेंसी पे विश्वास रखता हूँ। कोई भी काम है डिफिकल्ट है, ठीक है, उसमें आप कंसिस्टेंसी हो, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी अफ योर डिफिट अल्सो, यानी कि तपाईँको जुन हार छ नि त्यसमा पनि
कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो। तपाईँ हारिराख्नु भयो त ठिक छ, हारेर नराख्नु, तर कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो। एकचोटि हार्नु भयो फेरि हार्नु, त्यसबाट कति तपाईँ सिक्नुहुन्छ, त्यही छ। त भन्नुपर्छ दुःखी भएर पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु, त्यसलाई त्यसमा आफ्नो सुधार गर्नु भइहाल्छ। आफ्नो मिस्टेक आफैले एक्सेप्ट गरेन भने अब के मतलब हुन्छ, अरूले के गर्न सक्दैन। र जे होस् यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो, किनकि अब सानैदेखि बाहिर काम गरिरहेको छु, इमोसनल हूँ मैं। लेकिन एक बात मतलब कि मैं रोआ हूँ ना भाई, जबरदस्त रोता हूँ मैं, किसी में बात नहीं कर सकता, किसी को तो कहूँ। दुनिया ने इतना सिखा दिया कि वो लोग हो, दोस्त हो या समाज हो, कुछ भी हो, अब किसी से कुछ कहना ही नहीं है। भड़ास है, टॉयलेट है, मन हो रहा वो। मैं इतना मतलब एक बात बोलूं, मैं इतना भी रोआ हूँ ना भाई, एक बेड में जैसे मान लो 2 बेड में 2 लोग सोते हैं, 3 लोग सोते हैं, इतना मजा रो, बिना आवाज के रोआ हूँ, बिना आवाज के। एक बार ला सकता है, लेकिन होता ना जब इमोशनल आदमी होता है तो जब सामने वाला या दुनिया के साथ वैसा बिहेव करे जो आपका डिजर्व नहीं करते, होता है ना भाई। क्योंकि मैं ऐसा जिंदगी देखा हूँ या मेरे लाइफ मेरे ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर एक किसी का है तो ऐसा हो। लेकिन ऑफकोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ये है कि लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना भाई, जिसे मैं चाहिए था उसे आपने दिया, ईमानदारी के साथ दिया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपके हिसाब से मुझे क्या एडवाइस देना चाहोगे जो कि मेरे लिए जरूरी हो और इम्पोर्टेंट हो? मैं आपको इतने एडवाइस देना चाहूंगा कि जो आपका फील्ड है ना उस पे कंटिन्यूअस रहिए, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो एक क्षणिक में नहीं मिलता, टाइम लगता है। और क्या है कि एक बहुत बढ़िया कहावत है कि एभ्रीवन इज डिस्ट्रैक्टेड एट द टाइम। अहिलेको समयमा धेरै मान्छेहरू डिस्ट्र्याक्ट भएका छन्, अनि अहिले पनि छ, सोशल मिडियाले गर्दा केले गर्दा जुन गोल छ त्यसमा उनीहरूको फोकस छैन, मोस्ट अफ द पिपलको। बट तपाईले अहिले जो त्यो काम गर्नुभयो नि, तपाईँ उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि गर्नु। जुनसुकै काम मैले गरिरहेको छु अहिले, मानव कि कार मेकानिक गर्दैछु, कन्सिस्टेन्सी दिनु पर्यो, पेसेन्स राख्नु पर्यो होइन, हार्ड वर्क गर्नु पर्यो होइन, अनि डिसिप्लिनको लाइफमा अलिक टाइम दिनु पर्यो कि सक्सेस मिल्छै मिल्छ होइन। जसले डिसिप्लिन या जे होस् त्यो गर्नै पर्यो, किनकि अब आत्नु भएन आत्यो भने पाउँदैन, त्यो गर्नै पाउँदिन, त्यो सिक्नै पाउँदिन, त्यो फिल गर्न पनि पाउँदिन। ल ओके, आप मुझसे कोई भी 2 साल कर सकते, कुछ भी, मैं कोशिश करूंगा उससे आंसर देने के लिए, क्योंकि आपके मन में भी बहुत साल चलता होगा कि चल भाई से मैं 2 साल कर लूंगी, आज तक मैं नहीं करा। जहां तक मुझे पता है हम दोनों बहुत ही बचपन के दोस्त थे, तो आपके बारे में बहुत मैं जानता हूँ, मोस्ट ऑफ मतलब थिंग जानता हूँ। तो जो आपका जो ये जर्नी रहा है, पहले पढ़ाई की आपने, उसके बाद अचानक अपने पढ़ाई में ब्रेक लगा काम किया, फिर काम में से पढ़ाई में आए, तो उसका मतलब क्या होगा, लॉजिक क्या है, कुछ समझ सकते हैं? ठीक है, आपको लॉजिक चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन मेरा खास लॉजिक है नहीं। अब 8 क्लास पास करने के बाद भी मैं मैकेनिक फील्ड में गया था, बाइक का काम करा, कार का काम करा, लेकिन जब कार के काम सिटीबीटी जब आया पहले मैं भी करूंगा, मेरे भी उतना चाहिए रिस्पेक्ट, इतना सैलरी चाहिए या जो भी है भाई, अच्छा खासा पोजीशन होने के बाद भी मुझे नहीं मिलता था। हाँ, 10 पास करने के बाद होता ना सिटीबीटी पढ़ने को मिलता है, सिटीबीटी का प्रोसेस क्या था मुझे नहीं पता था, सिखाने वाला भी लोग नहीं थे। उसके लिए भी आया 10 पास करने के लिए, फिर घर गाँव में आया, घर में आया, बात करा, ठीक घर को बुला पढ़ लो, मैं पढ़ा। लेकिन उसी सिटीबीटी को पढ़ने के लिए फिर पास होने के बाद गए सिटीबीटी पढ़ने के लिए, और सिटीबीटी वाला ऑफिस में रूल्स ही वैसे कि आप क्लास करो या ना करो, आपको क्लास से 3 घंटा थ्योरी होगा और 4 घंटा जितना प्रैक्टिकल होगा, लेकिन जितना होगा उतना क्लास में होगा। लेकिन 10 से शुरू होगा ना तो 5 बजे तक क्लास में रहना पड़ेगा। तो मैं ये भी बात बोलता हूँ सर कि आपको थ्योरी को कर लूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल मैं मैकेनिक हूँ, मैं मैकेनिक काम करूंगा, मैकेनिक जो भी अच्छा सर्विस सेंटर है उस हिसाब से मैं वो प्रैक्टिकल मार्क होता ना वो मैं मंगा दूंगा, मेरे परफॉर्मेंस अनुसार उस हिसाब से प्रैक्टिकल आप दे देना, नहीं उसे नहीं मिलेगा रे, ठीक है। मैं अपना फैमिली देखूं कि अपने आप को देखूं कि मैं पढ़ाई करूं। खास कर मेरा रीजन यही था कि मैं सिटीबीटी पढ़ पाऊं, मैकेनिक के रूप में मैं अपडेट हो पाऊं, रीजन मेरे लिए यही था, और कोई रीजन मेरा पर्सनल रीजन कोई नहीं था। और नजदीक होकर भी दूर होकर भी नजदीक ऐसा फील हुआ है
क्योंकि मेरे प्रेजेंट करने के कारण यही था कि मेरे पास भी एक दोस्त है। एक टाइम पर हमारे दोस्ती का नाम चलता था स्कूल में या ट्यूशन में। जितने पास हम थे ना भाई, आज उतने ही करीब से दूर हो चुके हैं। लेकिन आज भी देखा जाए तो डिस्टेंस में दूर है, लेकिन दूर से भी नजदीक है हम। उसे फील है हमारा। वो भी बंदा की मैं बोलूंगा तो अब क्या बोलूं बंदा के बारे में, जो भी है आने वाला टाइम में उसके भी मेरे साथ में बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ एक्सपीरियंस के अनुसार कैसा होना चाहिए, ये सवाल आपसे है। और क्या आप रेडी है कि मैं आपके साथ में बनाना चाहता हूँ पॉडकास्ट? आप रेडी है तो आइए कांटेक्ट कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बनाऊं, इंटरटेनमेंट करूं। जो भी हमारी बातें करें तो ये नहीं कि ऑन कैमरा हम लोग ऐसे बात करते हैं, ये हमारा नॉर्मल बात है। इसी भी ऑफ कैमरा ही हम लोग बात करते हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और आपका एडवाइस जो भी है दिल खोल के एडवाइस दीजिए कमेंट में। और सब्सक्राइब ऐसे कर देना कि जो साथ में रहेंगे कांटेक्ट करेंगे तो पॉडकास्ट बनेगा, साथ में रहेंगे। और आपका कोई अपना है दोस्त जो शेयर करना चाहता है, जिसके लिए जो है ना वो कर पाएगा या देखने से थोड़ा सा कुछ तो होगा बोलकर, तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।